नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आई स्पीशीज़ में आपका स्वागत है। थोड़ा निजी व्यस्तता के चलते आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी। कुछ पर्सनल रीजन थे, उसके चलते मैं व्यस्त था। बट अब डेली आपकी वीडियो आएंगी और आप जानने के होंगे कि अब तक आपको यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, और जीएस के लिए आप पूरी तरह से इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम साइंस का पोर्शन करेंगे। इसमें लगभग हम आपके 100+ क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में है और प्लस में आपको आंसर की भी दे दी जाएगी। उसकी टेलीग्राम से आप जुड़ के PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है और आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें इस पर होने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं या फिर फोटोन कहते हैं। ठीक है, जो परमाणु का छोटे छोटे कण, जो परमाणु होता है छोटे कणों से मिलकर बना है, तो आप जानते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ठीक है, प्रकाश जो तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, या दोनों होती हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंग होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं या अनुप्रस्थ होती हैं? ठीक है, तो ये आपके अनुप्रस्थ तरंगें हैं। कैसी तरंगें हैं? प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। थोड़ा हेल्थ इशू भी है, मौसम इसमें चेंज है, बारिश का मौसम है तो कोल्ड फीवर वगैरह, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया जाता है? किया गया था? न्यूटन के द्वारा, प्लांक के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा या फिर राडे के द्वारा? जो प्रकाश तरंग का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादन किया था? तो वो किया था हाइगेंस ने किया था। किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवापवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवत्वरण या फिर परावर्तन? तो इनमें से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि होती है? तो ये ध्रुवण के कारण होती है। किसके कारण होती है? ध्रुवण के कारण होती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था, हाइगेंस ने बताया या फिर फौकॉल्ट ने बताया था? जो प्रकाश होती है वो एक प्रकार की विद्युत और चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो यह सबसे पहले किसने बताया था? ये पूछा गया है, तो ये मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी, यंग, फौकॉल्ट या फिर मैक्सवेल? ठीक है, किसने यह बताया था या दिखाया था कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो विवर्तन उसमें होता है? तो ये बताया था ग्रोमाल्डी ने। ठीक है, ग्रोमाल्डी ने बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया है, कहाँ किया गया है? कॉम्पटन के द्वारा, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन के द्वारा? जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों द्वारा घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन या फिर परावर्तन? तो कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये आपके इसमें होती है ध्रुवण के लिए नहीं होता। ठीक है, ध्रुवण। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर परावर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन? ठीक है, जो प्रकाश जो चिकने पृष्ठ से टकराते कर वापस लौटती है तो उस घटना को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो क्या होता है वो, उसमें क्या होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि परावर्तन हो जाता है। ठीक है, परावर्तन हो जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? तीक्ष्ण हैं, अनुप्रस्थ हैं, प्रगामी हैं या अनुदैर्ध्य रहती हैं? ठीक है, तो कैसी होती हैं? तो ये होती हैं आपके अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने या फिर माइकलसन ने? तो प्रकाश का वेग जो है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया गया था? आप लोगों से ये पूछा गया है। ठीक है, तो किसने किया था? रोमर ने किया था। ठीक है, ये रोमर ने किया गया था। फैक्चुअल है, काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेज का हो। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपको पता ही होगा, तो समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है।
एनीवे प्रकाश का वेग अधिकतम कब होता है, मतलब कहाँ होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में या फिर कांच में? तो सबसे अधिकतम प्रकाश का वेग कहाँ पे होता है ये पूछा गया है। तो ये कहाँ होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, निर्वात में होता है। जल, कांच व हीरे के प्रकाश का चाल निम्न क्रम में से कौन सी होती है? क्या बोला? जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल, मतलब क्रम पूछा गया है। यहाँ पर क्रम जो है पहले ऑप्शन में है हीरा, उसके बाद कांच, फिर जल, दूसरे ऑप्शन में जल, कांच, हीरा, तीसरे ऑप्शन में कांच, हीरा और जल, और चौथे में हीरा, जल और कांच। तो आपको इसमें से वेरीफाई करना है कि जो तीन हैं जल, कांच, हीरे, उसमें प्रकाश की चाल को क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, सबसे चाल पूछा गया है, तो जल में, उसके बाद फिर कांच में और फिर हीरे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्रम होंगे। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की को लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है क्या 8 सेकेंड लगता है, या फिर 100 सेकेंड लगता है, या फिर 1.3 सेकेंड, या फिर 1.28 सेकेंड लगता है? आई होप ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को पता होगा, और नहीं पता हो फिर भी मैं बता दूँ। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ क्या पूछा, चंद्रमा का पूछा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सूर्य का नहीं पूछा है। कई लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो गलती करेंगे। अगर सूर्य का पूछता तो सूर्य का आपका ये 8 मिनट हो जाता। ठीक है, लगभग 8 मिनट, 7.88 या 98 ऐसे कुछ समथिंग है, तो ये अप्रोक्स 8 मिनट के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन ये किसका है? ये सूर्य का है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य से पृथ्वी पर आने पे 8 मिनट लगता है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय लगभग कितना लगता है? तो ये आपका लगता है लगभग 1.3 सेकेंड से लेकर 1.28 सेकेंड के लगभग समय लग जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो सूर्य का अगर पूछेगा आपसे तो 8 मिनट बताएंगे, और अगर चंद्रमा का पूछेगा तो 1.3 सेकेंड से लेकर 1.28 सेकेंड तक लगाएंगे, होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? ये अब सूर्य के प्रकाश, हाँ अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बता ही दिया है, इसका आंसर तो ऐसे ही पहले ही आपको लीक हो गया। तो लगभग ये 8.18 मिनट लगता है, मतलब 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, तो अब अप्रोक्स 8 मिनट के आसपास लगता है। शायद मैंने इस वीडियो में आपको 7 मिनट 9 या 8-9 बताया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट टाइम है वो लगभग 8.18 मिनट सेकेंड का टाइम लगता है पृथ्वी पर आने पे। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? 9 × 10 की पावर m मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 2 × 10 की पावर 4 मीटर सेकेंड? तो क्या पूछा? प्रकाश की गति पूछा है। ठीक है, तो प्रकाश की गति कैसी होती है? प्रकाश की गति कैसी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? ये होती है 3 की पावर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है, सूर्य जब ग्रहण होता है तो उसमें कौन सा भाग सूर्य का दिखाई देता है, ये पूछा गया है। वर्ण मंडल दिखता है, प्रभा मंडल दिखता है, या फिर किरीट यानी कि कोरोना दिखता है, या फिर कोई भी भाग नहीं दिखता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये पूछा गया है। तो उस समय आपका जो कोरोना होता है, ये कोरोना होता है, वो आपका दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय कितना समय लगता है? जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, उस सूर्य ग्रहण कंप्लीट होने में लगभग कितना समय लगता है? 250 सेकंड लगते हैं, 500 सेकंड लगते हैं, 460 सेकंड लगते हैं, या फिर 600 सेकंड लगते हैं? तो क्या पूछा है? सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय पूछा गया है, तो इसमें लगभग आपका 460 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 460 सेकंड लगते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो, पृथ्वी के बीच में हो, सूर्य के बीच में हो, या फिर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। ठीक है, तो ये पूछा है जनरली कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब कैसी संयोग बनता है तब होता है। तो जब होता है जब चंद्रमा के बीच में होता है। ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है तभी ऐसा सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन,
या फिर अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन, ठीक है। चंद्र ग्रहण पूछा गया है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो ये आपका होता है पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णमासी के दिन, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी भी, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, ठीक है। ये ऑप्शन वैसे ही गलत है, तो किसी भी दिन तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सूर्य ग्रहण तो होता है। तो कब होता है, तो ये होता है आपका अमावस्या के दिन होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिपदा तिथि के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर परिक्षेपण के कारण। क्या पूछा गया है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा जो एक सिक्का होता है वो किस कारण थोड़ा उठा हुआ, देखिए आपने देखा होगा जब पानी में आप सिक्के डालते हैं तो वो आपको थोड़ा उठा हुआ नहीं उभरा हुआ दिखाई देता है, तो वो किस कारण दिखाया जाता है, ये पूछा गया है। तो वो किस कारण होता है, तो वो होता है अपावर्तन, ठीक है, अपावर्तन होता है, जो पानी का अपवर्तन होता है उसके द्वारा दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में जो सिक्का होता है वो दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, प्रकाश की विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के ध्रुवण के कारण, ठीक है। तो अभी हमने सिक्के वाला जो कहानी देखा है, ठीक है, लगभग यहाँ भी यही केस देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन करता है, ऐसा दिखाई देता है कि मछली भी उभरी हुई दिखाई देती है। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर उत्प्लवन के कारण, ठीक है। तो ये भी आपका अपवर्तन के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। ये देखिए क्वेश्चन, ये तीनों जो है, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन आपसे पूछ सकता है कोई भी ऑप्शन देखे, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल मध्य से सघन मध्य में जाती है तो वह कैसी होती है, सीधी दिशा में चलेगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हो सकती है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल मध्य से सघन मध्य में जाती है तो कैसी वो हो जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है, ठीक है, झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तो प्रकाश कैसा हो जाता है, हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। जनरली इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे एग्जाम्पल कैसा होता है, तो ये हीरे से कांच में होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें हीरे से कांच में होता है जब प्रकाश जाता है, ठीक है। इंद्रधनुष बनने के क्या कारण होते हैं, आपने कई जगह इंद्रधनुष देखे होंगे और लगभग आप में सभी लोगों ने लगभग वो देखे होंगे। तो यही पूछा है इसका कारण क्या है। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन हो जाता है, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों के द्वारा परावर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है या फिर प्रकाश ध्रुवण हो जाता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो ये बनता है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, प्रकाश का जो वर्ण है वो विक्षेपण हो जाता है, तो इस वजह से आपको इंद्रधनुष आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है, यानी कि जो मिराज, ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण या फिर विवर्तन, ठीक है। तो मृग तृष्णा का उदाहरण कौन सा है, तो ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित किस पे होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, व्यतिकरण परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर या फिर ध्रुवण परिघटना पर। क्या पूछा गया है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जो एंडोस्कोपी आधारित होती है, तो वो किस पे होती है, वो होती है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होती है, ठीक है। प्रकाशित तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन,
क्रमिक अपवर्तन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि वायु से कांच में किया जाए, वायु से जल में किया जाए, जल से कांच में किया जाए, या फिर कांच से वायु में किया जाए। क्या पूछा है, सूर्य के से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, उसका एग्जांपल कैसे देख सकते हैं। तो कांच से वायु में अगर करेंगे तो आप इसको रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। ठीक है, जो चटका हुआ कांच होता है वो चटकीला प्रतीत होता है। क्यों होता है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चटका हुआ जो कांच जो कांच टूट जाता है या फिर उसमें दरार आ जाती है तो वो चटकीला थोड़ा प्रतीत होता है। तो वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, इंद्रधनुष कितने रंगों में दिखाई देता है, जो इंद्रधनुष होता है वो कितने रंगों में दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, नहीं सुनते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो वो आपके इसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण। जो आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत होता है, तो उसका कारण क्या है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण कौन सा है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, जलवाष्प या फिर हीलियम। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो वो आपका है धूलकण के कारण होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसा दिखाई देता है, गहरा नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला। अंतरिक्ष यात्री जो मतलब अंतरिक्ष जाते हैं या फिर जो स्टेशन पर रहते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, ये उनको ब्लैक दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। उगते हुए एवं डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग में सूरज कलर एकदम रेड, यानी कि भगवा, रेड पर नहीं लेकिन भगवा कलर में आपको देखने को मिलता है। और सेम यही चीज़ आपको इवनिंग के टाइम में जब सूर्य डूब रहा होता है तब ऐसा होता है। तो वही यहाँ पूछा गया है कि ये क्यों, किस कारण होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, या फिर उगते हुआ डूबते सूर्य का ताप अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा कि सबसे कम होता है उस समय किसका, जो लाल रंग है उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए वैसे दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है, तो वो होता है बैगनी, लाल, पीला या फिर नीला। इन 4 रंगों में से किसका विक्षेपण अधिक होता है, तो ये जो बैगनी है इसका विक्षेपण अधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुतीहीन होता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं मतलब जो विलेज से डिपेंड करते हैं, जिनका प्लस्तर हुआ होगा उसमें अधिकतर बालू दिखाया या फिर बालू रखा भी हो, अगर उस पर धूप की किरण पड़ रही तो आपको एकदम फ्लैश करेगा, यानी कि चमकेगा। ठीक है, दूर से चमकेगा, तो धूप पड़ रही चमकेगा। और वही अगर उसको पानी डाल दो तो वो फिर एकदम से थोड़ा मतलब मटमैला या फिर वैसा हो जाता है। तो वही पूछा गया किस कारण होता है, एक प्रकाशी भ्रम के कारण, इसका कारण परावर्तन है, या फिर प्रकीर्णन के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण। तो ये कारण पूछा गया है कि ऐसा क्यों प्रतीत होता है, तो ये परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, परावर्तन के कारण होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना को परिणाम है। ठीक है, आपने बचपन में काफ़ी मौज मस्ती की होगी, उसमें से एक आता था कि आप साबुन या फिर निरमा को घोल के या फिर शैम्पू ही डाल के आप उसमें एक आता था, उससे आप गुब्बारे बनाते थे, फूंकते थे, उसमें गुब्बारे निकलते थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे चमकदार रंग दिखाई देते थे। आप भी आप करके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो बबल्स होंगे उसमें कई प्रकार के रंग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया कि यह परिघटना किसके परिणाम है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, बहुलित अपवर्तन या परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन या परिक्षेपण के कारण, या फिर ध्रुवण या व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ साबुन ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आप इसमें सब में आपको रंग देखने को मिलेगा जो से इस तरह का लिक्विड होता है। तो ये पूछा गया जो उन्होंने किसके कारण ऐसा होता है,
तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण संभव होता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब देखने के लिए जो कार होती है, गाड़ी में आपकी कांच जो शीशा लगा है वो किस प्रकार का होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल दर्पण होता है या फिर बेलनाकार होता है? ठीक है, तो कार के शीशे में कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जो आपके साइड के अगल बगल लगे होते हैं या फिर आपके गाड़ी के जो बीच में लगा होता है, ड्राइवर के सीट के ऊपर 10 साइड में बीच में, वो कौन से तरह के मतलब शीशे होते हैं? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण? तो ये कैसे दर्पण होते हैं? ये होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? उत्तल, समतल, अवतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण? जो दांत का डॉक्टर है उसके पास किस तरह मिलेगा? उसके अवतल मिलेगा। ठीक है, अवतल दर्पण मिलेगा। कार की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, परवलयाकार अवतल दर्पण, गोली दर्पण या फिर समतल दर्पण? जो कार की जो हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के शीशे का यानी कि दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई भी दर्पण नहीं लेते हैं? जब शेविंग करते हैं उसमें के लिए कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन भी कर दिया, बस हमें क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे उत्तल दर्पण होगा। हमने अभी ऊपर करके आए हैं। मानव की आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक या सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है या आभासी और उल्टा बनता है? तो मानव जो मनुष्य की जो आँखें हैं उस पर जो आँख की जो रेटिना है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखता है या बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होती है या कितनी होती है? 2 होती है, 6 होती है, 1 होती है या फिर अनंत होती है? तो कितनी होती है? अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनाएगी? 2 बनाएगी, 4 बनाएगी, 3 बनाएगी या फिर इनफाइनाइट बनाएगी यानी कि अनंत बनाएगी? तो कितनी बनाएगी? वो बनाएगी 3 बनाएगी, यानी कि आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उस पर कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 3, 5, 4 या फिर 6? ठीक है, तो कितने दिखाई देंगे? उस पर दिखाई देंगे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ठीक है, और तो अभी हम यहीं रहने देते हैं। मैं सोचा था कि आपके जो 105 प्लस क्वेश्चन थे उनको कर लेंगे, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू के कारण हम 50 करते हैं। बाकी का इसी का नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा लाइक करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और यूट्यूब को भी लगेगा हाँ थोड़ा क्लास इसमें है, वीडियो में है ना। एनीवे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।